नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार से फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उसके भाग 1 को हमने पिछली वीडियो में बना के देखा था। आज हम लोग भाग 2 के बारे में भाग 2 में उससे आगे चर्चा करेंगे। तो भाग 1 में हमने चर्चा किया था जो भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं उसमें जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद हैं और आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं इससे हम आगे आज चर्चा अपनी बढ़ाएंगे। तो जो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं उसको मुख्य रूप से 2 भागों में एक तरह से बांटा गया। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। तो जो ब्राह्मणेतर साहित्य है उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ब्राह्मणेतर साहित्य है उसमें प्रमुख रूप से जो है वह बौद्ध साहित्य है। सबसे पहला कौन सा साहित्य है? तो बौद्ध साहित्य है। तो बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मिलता है त्रिपिटक है। इसके अन्य नाम इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, जो भारतीय इतिहास के जानने के ब्राह्मणेतर साहित्यों में सबसे प्रमुख साहित्य है। त्रिपिटक इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक को तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जातकों में बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं मिलती हैं। प्राचीन जो भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में मिलते हैं। साथ में दीपवंश और महावंश से मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी भी हमको इसमें मिलती है। और इसके साथ संस्कृत में लिखित महावस्तु ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र भी प्राप्त हमको होता है। तो ये जो बौद्ध साहित्य है इससे हम भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। और साथ में जो अगला हमारा साहित्य है वह जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें जैन साहित्य को हम कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और उसके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। साथ में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन चरित्र पर प्रकाश मिलता है, उसके बाद वो भी हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और कल्पसूत्र की रचना जो है कि वह भद्रबाहु ने की थी और उसके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है, जहां वेदों की रचना संस्कृत में हुई। उसके बाद बौद्ध साहित्य की रचना पाली में हुई और जैन साहित्य की रचना आपको किस में मिलती है? तो प्राकृत भाषा में। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा एक भाषा का भी परिवर्तन होते हुए आ रहा है। और जो सबसे प्रमुख जैन ग्रंथ है वह हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वत है। कौन सा है? हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वत जो ग्रंथ है वह सबसे प्रमुख ग्रंथ है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में इस गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। और ये भी हमारे इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इसके बाद अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ या विदेशी विवरण या जीवनियों से प्राप्त हमको होता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य की अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमारे उस समय के मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पूरा वर्णन प्राप्त होता है। और अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण
है। तो जो अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन इतिहास का विस्तृत वर्णन उसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, जो ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो भारतीय इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की अगर बात करें। इसके अलावा कल्लड़ की राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास प्राप्त हमको होता है। इसके अलावा उस समय के इतिहास के बारे में जानने में कालिदास की रचनाएं हैं, या भारवी का है तो भारवी की रचना किरातार्जुनियम से पता चलता है कि वो जो उस समय का दक्षिण के इतिहास के बारे में उससे स्रोत से पता चल जाता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं वो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जिसमें यूनानी और रोमन लेखक हैं। इसमें हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका का जिक्र हमने पहले ही किया था, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसके अलावा सिकंदर का जो समकालीन रहा है, निर्यार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित रूप से हमको मिलते हैं, और ये हमारे भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है, विश्वसनीय स्रोत है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस, ये 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन? मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर का नाम आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और वो तो भारत के इतिहास से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी बेटी की शादी तक चंद्रगुप्त मौर्य से कर करके चला गया। और इसके अलावा डायमेकस जो है सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था, और वो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और डायनोसियस जो था वह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फ का राजदूत था, और वह जो है अशोक के राज दरबार में आया था। तो ये विदेशी यूनानी जो लेखक रहे वह भारत आए और भारत के इतिहास में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। इसके अलावा कुछ चीनी लेखक भी आए, जिसमें फाहियान रहा 5वीं शताब्दी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और उसने तत्कालीन भारत की व्यवस्था के बारे में लिखा। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और भारत में 16 वर्षों तक रहते हुए वह 6 वर्षों तक उसने नालंदा में अध्ययन किया और भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत लिखा। इसके अलावा जो ह्वेनसांग है उसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख लेखक रहे, वो चाहे चीनी यूनानी लेखक रहे हों या रोमन यूनानी लेखक रहे हों, इसके अलावा कुछ अरबी साहित्यकार भी भारत आए। तो अरबी साहित्यकारों में अलबरूनी आया, जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और उसने तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक किताब लिखी, और उसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज के बारे में उसने पूरा विस्तृत अध्ययन दिया। उसके साथ ही अलबरूनी जो है ज्योतिष, गणित, विज्ञान, फारसी, अरबी तथा संस्कृत का भी विद्वान था। तो वो लगभग भारत का भ्रमण किया और पूरे अच्छे तरीके से भारत के इतिहास के बारे में लिखा। इसके अलावा 9वीं शताब्दी में आने वाला अरबी यात्री सुलेमान ने पाल समाज और प्रतिहार शासकों के बारे में अध्ययन दिया, और अल मसूदी जो बगदाद का था उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में भी अध्ययन किया और भारत के इतिहास को लिखा। इसके अलावा अन्य जो विदेशी और शासक जो लेखक आए भारत में शासकों के साथ, उसमें इब्न बतूता आया और उसने अपनी पुस्तक रहला लिखी। क्या लिखी? रहला। और इसके अलावा तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया और उसने भी भारत के बारे में लिखा।
तो ये जो इतिहास जानने के हमारे ब्राह्मणेतर साहित्य रहे, उसमें प्रमुख रूप से बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या ऐतिहासिक और अर्थ साहित्य, जो लेखक आए वो यूनान से आए, अरब से आए, चीन से आए, इनके द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और उससे हमको भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।